हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं गाड़ी के एयर कंडीशनिंग के ऊपर कुछ फैक्ट्स लाने वाला हूँ, वो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार के आप अपने एयर कंडीशन का बेस्ट रख रखाव और इस 47-48 डिग्री की गर्मी में कैसे इससे बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं। और रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अंत तक देखिएगा प्लीज, ताकि आपको कंटेंट जो है क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए और आप कुछ ऐसा करके अपनी गाड़ी से बेस्ट आउटपुट इस गर्मियों में ले पाएं। और ये खाली अर्बन क्रूजर के लिए नहीं है, जितने भी मेरे भाई मुझे देखते हैं उन सबके लिए है ये वीडियो। और जिसमें मैं आपको पूरा एसी का क्या प्लस माइनस है, क्या है, मतलब इसके अंदर होता क्या है, कैसे ठंडक होती है, क्यों एसी का कंप्रेसर कट ऑफ मारता है, बार बार क्यों चलता है, क्या इसके अंदर ये अपना थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर होते हैं जिसे थर्मिस्टर कहते हैं, वो कहाँ लगा होता है, कैसे काम करता है, जो गाड़ी के अंदर एम्बिएंट टेम्परेचर आपके मीटर क्लस्टर पे आता है वो क्यों आता है। ये ज्यादातर कोशिश करूंगा सारे आपके डाउट्स क्लियर करने की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे पास जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कमेंट्स में, काफ़ी यूट्यूब के भाई मेरे से पूछ रहे हैं, तो वो ये है कि जो उनकी गाड़ी खड़ी है, खड़ी गाड़ी में एसी कूलिंग नहीं करता, उसका क्या कारण हो सकता है। तो भाई जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो खड़ी गाड़ी के अंदर अगर गाड़ी में एसी कूलिंग नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत हद तक गाड़ी के कंडेंसर का रोल होता है। अगर गाड़ी का आपका कंडेंसर चौक होगा इंटरनली या एक्सटर्नली, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई होगी तो खड़ी गाड़ी में कूलिंग नहीं करेगा। क्योंकि जैसे ही अगर आपकी गाड़ी के अंदर ये दिक्कत है कि आपकी गाड़ी जैसे ही मूवमेंट में आती है कूलिंग आती है और खड़ी गाड़ी में नहीं आती, तो हर हाल में जो है आपका कंडेंसर चौक हो चुका है, इसीलिए वो कूलिंग नहीं कर रहा, जहाँ तक मुझे लगता है। दो पॉसिबल जो है ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें अपनी गाड़ी को वॉश करवा लें। गाड़ी अगर वॉश हो जाएगी अच्छे से और कंडेंसर वॉश हो जाएगा तो शायद ये वाली दिक्कत आपकी चली जाए। दूसरा, उसके अंदर अपना गैस का प्रेशर भी कम हो सकता है, ये भी एक पॉसिबल कॉज है। अगर आपकी गाड़ी का गैस का प्रेशर कम होगा, जो फेरॉन होती है अंदर सिस्टम में, तो भी खड़ी गाड़ी में थोड़ी कम कूलिंग करेगा। क्योंकि उसकी जो साइकिल होती है ना मूवमेंट की, वो इतनी, कंप्रेसर तो लगातार काम करेगा लेकिन गैस पहुंचेगी नहीं, उससे पहले कंप्रेसर भी कट ऑफ हो जाएगा, फिर से चल पड़ेगा, तो वो कूलिंग का एहसास आपको होगा नहीं। तीसरी चीज ये है कि अगर आपका जो फिन्स वगैरह डैमेज हो चुके हैं आपके कंडेंसर के, तो कोशिश करें कि उसे रिप्लेस करवा लें। ज़्यादा महंगा नहीं आता, 3 से 5 हज़ार के अंदर आ जाता है लगभग छोटी गाड़ियों का, तो उसे रिप्लेस करवा ले तो ये प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी। तो ये सबसे पहला जो है मेरे भाइयों का क्वेश्चन था, जिसे मैंने इस तरीके से आंसर किया है। आज का व्लॉग कुछ इसी टाइप का रहने वाला है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोग, मेरे भाई यूट्यूब के, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली मुझसे पूछती है कि कार के अंदर जो है कंप्रेसर ट्रिप क्यों मारता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं अपनी जो है समझदारी के अकॉर्डिंग ही, आपकी जितनी मेरी सोच है उसके हिसाब से दे सकता हूँ। वैसे इंजीनियरिंग स्किल्स भी एग्जैक्टली यही बात कहती हैं। तो भाई कंप्रेसर जो है ट्रिप इसलिए मारता है क्योंकि कंप्रेसर की सेटिंग इतनी होती है कि एक गाड़ी के मतलब 800 आरपीएम से लेके 1500 के आरपीएम तक, मतलब ये मैं लोएस्ट में बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम पे आपका कंप्रेसर तो चलता बंद होता रहता है। जैसे गाड़ी आपकी 100 की स्पीड में जा रही है तो कंप्रेसर जो है चलता बंद होता रहेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, 800 से 1500 के बीच में कंप्रेसर चलता है। उसके बाद ये एक सेफ्टी फीचर है कंप्रेसर का कि 1500 के बाद कंप्रेसर कट ऑफ मार जाता है। क्योंकि जो कंप्रेसर के अंदर जो गैस का प्रेशर होता है ना, गाड़ी के 1500 आरपीएम पे लगभग 4000 ESI तक पहुंच जाता है। और कोई भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम इससे ज्यादा प्रेशर को नहीं सहन कर सकता, इसलिए अपना आपका कंप्रेसर जो है बार बार कट ऑफ ऑन ऑफ होता रहता है। अब ये तो बाहर तो प्रेशर से डिटरमाइन हो गया कि आपका कंप्रेसर कब कट ऑफ मार रहा है, अंदर से क्या चीज लूप में ऐसी रहेगी, ये भी आगे काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि अंदर कैसे कट ऑफ होता है, मतलब अंदर से रेफरेंस क्यों देता है और कैसे इसके ऊपर बर्फ जम जाती है कूलिंग कॉइल पे, जिसकी वजह से एसी इतनी ज्यादा ठंडक नहीं करता। ये तो फैक्ट है, अगर कूलिंग कॉइल पे बर्फ आ जाएगी तो एसी इतनी ज्यादा अच्छी ठंडक कैसे करेगा, क्योंकि उसको 1 से 3 डिग्री का खेल है। अब घुमा फिरा के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में
दो तीन चीजें, या तो अगर आपकी गैस कम होगी तो दिक्कत आएगी, या तो आपके सेंसर सही से नहीं काम कर रहे होंगे, जिसके अंदर एक तो थर्मिस्टर होता है जो कि कूलिंग कॉइल पे लगा हुआ होता है, वो थर्मली सेंसिटिव रजिस्टर होते हैं जो कि ईसीयू को सिग्नल भेजते कंप्रेसर ऑन ऑफ करने की। एक कंप्रेसर पे क्लच लगा हुआ होता है जो कि 1500 आरपीएम पे ऑटोमेटिकली कट ऑफ मार जाता है, क्यों, सेफ्टी फीचर है वो सेफ्टी फीचर है जो अंदर लगा हुआ है, वो कूलिंग कॉइल से रिलेटेड है कि उसे पता, कूलिंग कॉइल को कौन बताएगा कि भाई इतनी ठंडक हो गई है। तो अब मैं बताता हूँ बर्फ क्यों जमती है। अगर आपके एसी सिस्टम में, जिसके अंदर, जिसे कूलिंग कॉइल बोलते हैं या इवेपोरेटर बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज उसकी इवेपोरेटर है, कूलिंग कॉइल आपके लिए देसी भाषा का भी प्रयोग मैं इसलिए करता हूँ ताकि मेरे सब भाइयों को सारी बातें ढंग से समझ में आ जाए। तो आपके जो इवेपोरेटर है, अगर उस पर बर्फ जम रही है तो जो आपका थर्मिस्टर है वो सही से काम नहीं कर रहा है या वो मेल फंक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से जो रेफरेंस जानी चाहिए ईसीयू कंप्रेसर ऑन ऑफ करने की वो जाएगी नहीं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी की पेट्रोल की कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एसी कंटिन्यूशन में चलेगा तो पेट्रोल तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ज़्यादा पिएगी ही पिएगी। तो थर्मिस्टर को चेक करवाएं। मैक्सिमम केसेस में थर्मिस्टर खराब होने की वजह से, जो कि सेंसर जिसे आप बोलते हो देसी भाषा में, वो खराब होने की वजह से कूलिंग कॉइल पे बर्फ जमती है। क्योंकि मैं बता देता हूँ, 3 डिग्री जैसे ही आपका टेम्परेचर पहुंचता है कूलिंग कॉइल का, कंप्रेसर को आदेश हो जाता है कि भैया चालू हो जाओ, गाड़ी में गर्मी हो गई, और जैसे ही उसका टेम्परेचर 1 डिग्री पे आता है तो वो कट ऑफ मार देता है। 1 से नीचे जाएगा तो बर्फ जमाएगा। अब थर्मिस्टर काम नहीं करेगा तो वो 1 से नीचे बार बार जाएगा और बर्फ जमेगी, 1 से नीचे बार बार जाएगा और बर्फ जमेगी। तो ये बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैं व्लॉग लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा नया तरीका मैंने सीखा है गाड़ी चलाते हुए आपसे बात करने का। थर्मिस्टर खराब होगा तो ही कूलिंग कॉइल पे बर्फ जमेगी, कहीं ना कहीं कूलिंग भी ढंग से होगी नहीं, क्योंकि बर्फ पिघलेगी, फिर ठंडक करेगा। दूसरी चीज, पेट्रोल की कंजम्पशन गाड़ी की बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ज्यादा मेरे भाइयों का आ रहा है, थोड़ा बहुत वो ब्लैक डेथ के बारे में पूछना चाह रहे हैं। एयर कंडीशनिंग की ब्लैक डेथ क्या होती है, मतलब ब्लैक डेथ टाइप की चीज क्या होती है। तो मेरे भाई, बहुत हद तक ये नई गाड़ियों पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी साल 2 साल 4 साल 5 साल भी पुरानी है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी गाड़ी के एयर कंडीशनर की ब्लैक डेथ हो जाए। बट अगर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है या 20 साल पुरानी है तो ऐसा हो सकता है, और साल 2 साल की गाड़ी में भी हो सकता है। दोनों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं बता देता हूँ किस तरीके से। अगर आपकी गाड़ी की एसी की गैस लीकेज होती है, जिसे आप फेरॉन बोलते हैं, R134 नंबर की गैस आती है, अगर वो लीकेज होती है, आप उसे टॉपअप करवाते हैं, और अगर आप कंप्रेसर का ऑयल जो है, जो कि गैस के साथ निकल ही जाता है बहुत हद तक, उसको नहीं डलवाते हैं उसके अंदर दोबारा, तो कंप्रेसर की, जिसे ब्लैक डेथ कहते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम की ब्लैक डेथ हो जाती है। कारण ये है कि अगर आपने सिर्फ उसमें गैस चार्ज करी, ऑयल चार्ज नहीं किया, तो जितने भी उसके मूविंग पार्ट्स हैं, पिस्टन है, उनके अंदर वियर एंड टियर होगा। वियर एंड टियर होगा, कंप्रेसर इतनी तेजी से काम के कंप्रेसर होते हैं, उनकी वर्किंग सेम ही होती है। तो मैं कोशिश करूंगा, ऊपर देख सकते हैं आप, आ रहा होगा ना स्मॉल विंडो में, वो आप देख लीजिएगा। तो इतने हाई मूवमेंट के अंदर, इतने हाई टेम्परेचर पे हीटिंग भी बहुत ज्यादा रहती है। अगर उसके अंदर ऑयल नहीं होगा, ल्यूब्रिकेशन नहीं होगी, तो प्रॉब्लम ये होगी कि उसके पार्ट्स में वियर एंड टियर होगा, और जो स्लज क्रिएट होगा, क्योंकि जो पार्ट आपस में फ्रिक्शन के कारण टूटेंगे। टूटने के बाद वो सारे पार्ट्स जो हैं पाइपलाइन के थ्रू, जो कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर, कोई भी पाइपलाइन हो सकती है, उसके अंदर जाएंगे। उसके अंदर जाने के बाद वो कूलिंग कॉइल तक आएंगे, और कूलिंग कॉइल को तबाह करेंगे, पाइपलाइन को तबाह करेंगे, और कंप्रेसर तो ऑलरेडी तबाह हो चुका है। तो ये कुछ ब्लैक डेथ नाम की चीज है जो कि कंप्रेसर की हो जाती है ऑयल के कारण। कहीं ना कहीं इसके अंदर गाड़ी का पुराने होने का इतना रोल नहीं है, लेकिन पुरानी गाड़ी के लिए मैंने पहले इसीलिए बोला है क्योंकि उसमें बहुत हद तक, अगर आपकी कार का कोई एक्सीडेंट हुआ है या हल्की सी गाड़ी से लग गई है, आपको भी मालूम होगा कि गाड़ी अगर हल्की सी भी यार आपकी टच हो जाती है तो कंप्रेसर, मतलब कंडेंसर के थ्रू जो है सारी गैस निकल जाती है। और कंडेंसर सबको मालूम है कि जस्ट बम्पर के पीछे एक चीज माउंट है, वो है कंडेंसर, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हीटिंग झेलता है, इसलिए उसको गाड़ी में सबसे आगे लगाया जाता है, ताकि वो जो है कूल रह सके और हमको अंदर अच्छी हवा और अच्छी कूलिंग प्रोवाइड कर सके।
तो ये कुछ ब्लैक डेथ का था। इसका सबसे बड़ा ये है, अगर आपको पहचानना है तो सबसे बड़ी बात ये है, आपके अगर एसी में से कभी भी गैस लीकेज हो या अगर कोई पाइप खुलवाने का मौका मिले, अगर जो उसके पाइप को टच करके देख लीजिए, अंदर एक लिक्विड टाइप की चीज होगी। गैस कभी लिक्विड नहीं होती, उसके अंदर जो ऑयल रहता है वो लिक्विड होता है। अगर जो वो व्हाइट है तो आपका कंप्रेसर और अंदर हेल्थ वगैरह कंप्रेसर सिस्टम की, पाइप्स की, कूलिंग कॉइल की बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते उनमें पंचर ना हुआ हो। और अगर वो हल्का सा भी काला हुआ है तो भैया समझ लो उसे बदलवाने का टाइम आ गया। पाइप्स वगैरह बहुत हद तक वॉश होकर ठीक हो जाते हैं, लेकिन कंडेंसर, कंप्रेसर और कूलिंग कॉइल, जिसे इवेपोरेटर भी बोलते हैं, उसको रिप्लेस करना। ये कुछ ब्लैक डेथ है, जिसके ब्लैक डेथ की टर्मिनोलॉजी है, जिसके नाम से हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं। उससे की एयर कंडीशनिंग की सेटिंग कुछ किस हिसाब से की जाए भाई, कि जो है मैक्सिमम माइलेज भी अचीव हो और कूलिंग भी अच्छी हो। तो इसके ऊपर मैं भाई आपको बता देता हूँ। आपको अपना अगर ऑटो एसी है तो आपको जो है मतलब गर्मी अगर आपकी, जैसे आप कार में एंटर करें तो ऑटो एसी का क्या रहता है कि अगर गाड़ी के कैबिन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो ऑटो एसी ऑन करते ही जो ब्लोअर है वो 4 नंबर पे चलता है या 3 नंबर पे चलता है, गर्मी की इंटेंसिटी के हिसाब से कि कितना टेम्परेचर है। 4 या 3 नंबर पे चल के वो पहले कैबिन को सेटल कर देता है कि जो भी ऑक्यूपेंट हैं या पैसेंजर्स हैं उनको गर्मी ना लगे, और उसके बाद धीरे धीरे स्लो डाउन होके 1 नंबर पे आ जाता है। दूसरा ऑटो एसी का फायदा ये होता है कि अगर जैसे आपकी गाड़ी बिल्कुल धूप में चल रही है तो वो जो है फैन की स्पीड को बढ़ा देता है और कंप्रेसर को भी ये कमांड दे देता है कि भाई डायरेक्ट सनलाइट या कोई हीट का सोर्स है तो आप कंप्रेसर को शट तो करो, लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करो ताकि पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो ऑटो एसी का हो गया। आप ऑटो पे एसी को ऑन कर सकते हैं और टेम्परेचर 24 से 26 के बीच में यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपकी राइडिंग कंडीशन है, जैसे आपकी सिटी कंडीशन है, उस हिसाब से आप इसको कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैक्सिमम माइलेज लेनी है तो भी 24 से 26 के बीच में करो। लो पे अगर एसी चलाओगे तो कंप्रेसर कट ऑफ तो होता है भाई, वो सेफ्टी पॉइंट है, लेकिन क्या होता है जो उसके साइकिल्स होते हैं ना, जब आप तेज स्पीड में मतलब लो पे चलाते हो तो उसके साइकिल्स बढ़ जाते हैं। साइकिल्स बढ़ने से क्या होता है कि उसकी रेस्टिंग जो टाइम होती है ना, 24 से 26 टेम्परेचर मेंटेन करने में जो रेस्टिंग टाइम है एज कम्पेयर टू लो में, तो लो में रेस्टिंग टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाता है और मैक्सिमम टाइम कंप्रेसर ऑन रहता है और कूलिंग जो है मतलब गैस की सर्कुलेशन ऑन रहने की वजह से और उसकी क्लच कंटिन्यूसली इंगेज होने से जो अपना कंप्रेसर है, आपकी माइलेज घट जाती है। तो अगर अच्छी माइलेज चाहिए, अच्छी ठंडक चाहिए और अपनी गाड़ी की लंबी जिंदगी चाहिए, अच्छी एयर कंडीशनर की भी जिंदगी चाहिए, तो इसे 24 से 26 के बीच में रखें। बाकी आपकी अपनी भी मर्जी है। मेरे कहने पे सारे भाई मेरे से नहीं भी सहमत हो सकते, क्योंकि भाई किसी को गर्मी ज्यादा लगती है तो वो लो पे ही चलाएगा, लेकिन जो मतलब हमारी बॉडी का जो बेस्ट सूटेड टेम्परेचर है ना, वो यही 24 से 26 है। अगर कैबिन का टेम्परेचर 24 से 26 के बीच में मेंटेन रहेगा तो आपको ना गर्मी लगेगी ना आपको ठंड लगेगी और बहुत ही प्लेजेंट सा अंदर एनवायरनमेंट रहेगा और आप अच्छे से अपने सफर का आनंद उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जितनी भी जानकारी दी होगी मैंने इस व्लॉग के माध्यम से, जो कि मेरे बहुत सारे जो यूट्यूब के दोस्त हैं और मेरे भाई हैं वो इस मेरी जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे। लगभग मेरे पास इतने ही सवाल आए थे, तो मैं बता तो और भी बहुत सारी बातें सकता हूँ, बट जितने सवाल आए थे उन्हीं पे फोकस करते हुए बस उन्हीं का मैंने रिप्लाई आप लोगों को दिया है। बाकी आप अपने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सवाल जो है मेरे जो है इस पे अपना कमेंट्स के जरिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स तो भाइयों आपका ही है। इसी तरीके से बस मुझे प्यार देते रहें और अपने सवाल छोड़ें मैं, ताकि उनके आपको जवाब दे पाऊं। और इस चैनल के माध्यम से यही मेरा एक एम है कि मैं अपनी जितनी भी नॉलेज है बेस्ट आपको शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग कभी भी किसी कंफ्यूजन में ना रहें। बस जैसे आप प्यार दे रहे हैं बस वैसे ही देते रहिए। तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।